हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक तोमर आप सभी का स्वागत करता हूं मार्क्स एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और जैसे कि हम पॉलिटी में बहुत धीमी शुरुआत की थी और अब हम लगभग भाग 3 पर आ पहुँचे। मैंने आपको भाग 1 पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कराया था, जिसमें हमने पार्ट 1 में आर्टिकल 1 से 4 तक हमने आपको पढ़ाए थे बच्चों, जिसमें हमने भारत एक राज्यों का संघ होगा ये बताया था। फिर मैंने भाग 2 में आपको सिटीजनशिप बताई थी कि भारत की नागरिकता किस तरीके से ली जा सकती है, 5 तरीके से ली जा सकती है और 3 तरीके से उसका टर्मिनेशन हो सकता है, ठीक है ना। तो इसी संदर्भ में आज हम नेक्स्ट आपको टॉपिक पढ़ाने वाले हैं भाग 3। तो भाग 3 में आप एक बात समझिएगा, पहले जो पार्ट 3 है ये आपका बिलोंग करता है आपके फंडामेंटल राइट से। किससे बात करता है ये? फंडामेंटल राइट से, यानी कि आपको बोलते हैं इसको हिंदी में मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। क्या बोलेंगे इसको? मौलिक अधिकार। तो पहली बात तो ये मौलिक अधिकार जो हमने कहाँ से लिए हैं, तो हमने लिए हैं यूएस से, अमेरिका से, यूनाइटेड ऑफ स्टेट्स अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका से लिए हैं। दूसरी बात, जो ये फंडामेंटल राइट्स हैं ये जस्टिएबल हैं। क्या है ये? जस्टिएबल, यानी कि हिंदी बोलेंगे वाद्य योग। वाद्य योग का मतलब क्या होता है कि इन पे हम वाद विवाद कर सकते हैं और ये बाउंडेड भी हैं। ये किसी भी सरकार के लिए बाउंडेड है, यानी कि बाध्यकारी हैं। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए ये बाउंडेड है, जस्टिएबल है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो फंडामेंटल राइट्स आर बाउंडेड एंड जस्टिएबल, ये बाध्य योग और बाध्यकारी है, यानी कि किसी भी सरकार को क्या करना पड़ेगा? इनको लागू करना पड़ेगा। अगर कोई भी सरकार आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करता है, हनन करता है, तो आप डायरेक्टली आर्टिकल 32 के द्वारा आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो और आर्टिकल 226 के द्वारा आप हाई कोर्ट जा सकते हो। तो इन दोनों, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं जा सकते, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इनकी कोई सुनवाई भी नहीं होती है, तो आप आर्टिकल 32 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो और आर्टिकल 226 के द्वारा हाई कोर्ट में जा सकते हो, अगर कोई भी आपके फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन करता है। तो ये बात मैंने आपको यहाँ से बता दी, ठीक है ना। चलिए अब हम इसको देखते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है। भाग 3, अच्छा इसमें आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक आते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये आर्टिकल यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है 12 से लगाकर, अनुच्छेद 12 से लगाकर और 35 तक, 12 से लगाकर 35 तक क्या आते हैं? आपके फंडामेंटल राइट्स में आते हैं, ठीक है। और ये लिखा भी है आर्टिकल 12 से 35, ठीक है। चलिए तो चलेंगे ऊपर। फंडामेंटल राइट्स लिखा हुआ है, इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, इसको भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। क्योंकि 1215 में क्या होता है, जो ब्रिटिश किंग जॉन है ये एक फंडामेंटल राइट्स के लिए कुछ लिखते हैं जो ब्रिटेन में था, लेकिन उसी को ध्यान में रखते हुए भारत में भी सब चीज़ें, ये बात 1215 की है। लेकिन हमने ये कहाँ से अडोप्ट किया है? ये हमने अडोप्ट किया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। अब इसकी कुछ मांग के बारे में है, मांग देखते हैं। सबसे पहले डिमांड 1895 में की गई थी संविधान विधेयक के द्वारा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 1925 में एनी बेसेंट ने की थी, जो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडियन बिल था उसमें की गई थी। हाँ 1928 इंपॉर्टेंट है, 1928 इंपॉर्टेंट है, ये देखिएगा। इसमें नेहरू रिपोर्ट की गई थी मोतीलाल नेहरू के द्वारा। एक बार इसमें चेक करो, ये नेहरू रिपोर्ट आई थी मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1928 में। तो यहाँ पर भी बात की गई थी किसकी? फंडामेंटल राइट्स की। इसके बाद अगर हम बात करते हैं 1931 में, तो 1931 में क्या होता है, जो आपका ये कराची अधिवेशन था, तो कराची अधिवेशन में मांग उठती है और कराची अधिवेशन की जो अध्यक्षता थी ये की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। चलिए इसके बाद फिर क्या होता है? इसके बाद 1934 में ये मांग रिजेक्ट कर दी जाती है। फिर 1935 एक्ट मैंने आपको पढ़ाया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये विदाउट फंडामेंटल राइट के हम क्या कर देते हैं? लागू कर देते हैं। फिर 1945 में तेग बहादुर कमेटी बनती है और ये सब चलता रहता है, ठीक है ना। इसमें आप 1928 आप याद रखेंगे, नेहरू रिपोर्ट, मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट, और 1931 जो यहाँ पर पंडित जो आपका कौन थे, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने कराची अधिवेशन में इसकी मांग की थी। चलिए आर्टिकल 12 कहता है डेफिनेशन ऑफ स्टेट, राज्य की परिभाषा क्या होगी? तो राज्य की परिभाषा में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द पार्लियामेंट, ये उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर जो आपकी राज्य की सरकार है और आपकी विधान परिषद है। इसके बाद लोकल ऑफिसेज, जितने भी आपके स्थानीय प्राधिकरण है, चाहे आपमें पंचायत हो, जिला पंचायत अध्यक्ष हो, ब्लॉक पंचायत अध्यक्ष हो, सारे इसके अंदर आएंगे। इसके बाद अदर ऑफिशियल एस्टेब्लिश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और बाय द लॉ, ऐसे सारी की संस्थाएं जो संविधान के द्वारा निर्मित होगी, तो सब के सब किसके अंदर आएंगे? स्टेट के अंदर आएंगे। आगे देखेंगे। इसके बाद आर्टिकल 13 क्या कहता है? द टर्मिनेशन ऑफ द लॉज मेड अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स।
ऐसे कोई भी कानून को रद्द कर दिया जाएगा जो आपके मौलिक अधिकारों का हनन करता होगा, ऐसा साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है ना। प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, एक तो संविधान से पहले की विधियां होती थी, और एक क्या था पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, जो संविधान के आने के बाद की जो विधियां थी उनकी बात करता है आर्टिकल नंबर 13। चलिए खैर, अब हमारे पास यहाँ से बेहद इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। अगर कोई हमसे पूछेगा बताइए हमारे पास नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट कितने हैं, कुल मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, तो कितनी है 6। कितनी है 6। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब कितनी थी 7। जब बेसिक स्ट्रक्चर था 7 थी, तो एक हटा दिया गया संपत्ति का अधिकार जो आर्टिकल 31 में हुआ करता था, बताऊंगा मैं उसको। फिलहाल प्रेजेंट में, वर्तमान में कितनी है 6, ठीक है ना। तो वही पूछेगा बताइए आपके पास कुल मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है 6। पहला क्या है, राइट टू इक्वलिटी, समानता, क्या है ना, समानता। उसके बाद क्या है, राइट टू फ्रीडम, आप स्वतंत्र हो, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार। राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, है ना, शोषण के विरुद्ध, ये शोषण के विरुद्ध है, शोषण के विरुद्ध है। ये आपका स्वतंत्रता का है, स्वतंत्रता का है, ये समानता का है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता, ये आपकी आ जाती है, आप किसी धर्म को अपना सकते हो, धार्मिक। समानता, स्वतंत्र, हम स्वतंत्रता लिखेंगे इसको, स्वतंत्रता। इसके बाद कल्चरल एंड एजुकेशनल, ये सांस्कृतिक एवं शिक्षा के लिए आता है। और फिर आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसको बोलते हैं संवैधानिक उपचारों की स्वतंत्रता। तो इसमें आर्टिकल आपसे बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे इसने पूछा कि बताइए जो आपका पहला फंडामेंटल राइट है, पहला फंडामेंटल राइट आपका क्या था, राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। तो आर्टिकल इसमें आपके 14 से लगाकर आर्टिकल 18 तक बेहद इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सेकंड आपका क्या आता है, राइट टू फ्रीडम, तो ये आर्टिकल 19 से लगाकर 22 तक आता है। इसके बाद क्या है आपका, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये आर्टिकल 23 में और आर्टिकल 24 में आता है। फिर क्या है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कल्चर, तो ये आर्टिकल 25 से लगा के 28 तक आता है। कल्चरल एंड एजुकेशनल आता है आपका 28 से 29 में और 30 में। और फिर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज किस में आती है, 32 में। और 31 में क्या हुआ करता था, राइट टू प्रॉपर्टी, है ना, संपत्ति का अधिकार, अब उसको हटा दिया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे। 14 से 18, 19 से 22, 23, 24, उसके बाद 25 से 28, फिर 29, 30 और ये 32, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। तो अब हम एक एक करके इसमें डिस्कस करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करेंगे हम, अच्छा इसमें बहुत अच्छी बात है, जो भारत के नागरिक होते हैं उनके लिए आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 ये लागू रहते हैं, है ना। हालांकि लागू सारे रहते हैं, लेकिन ये हर एक नागरिक को मिलते हैं। लेकिन ये केवल मिलेंगे भारत के जो नागरिक हैं, जो सभी लोग हैं, जिस चाहे इसमें फॉरेनर्स भी हैं। इनमें आर्टिकल 14, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 28 सब कुछ मिलते हैं, जो विदेशी भी है। लेकिन इसमें से अगर हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 15, आर्टिकल नंबर 16, आर्टिकल नंबर 19, ठीक है ना, और आर्टिकल नंबर 29 और आर्टिकल नंबर 30, ये केवल और केवल भारतीयों को ही मिलेंगे, याद कर लीजिएगा। समझ में आ रही है बात तो साहब, ये आर्टिकल कभी भी किसी विदेशी को नहीं दिए जा सकते। आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, 29 और 30, देखो ये दो का पेयर बन जाएगा, 15, 16, 29, 30 याद करने का तरीका है। और बीच में क्या जाएगा आपका 19, 29 से आप 19 को रिलेट कर लीजिएगा। और बाकी जो बचे सारे के सारे ये आपके भारत के नागरिक हों चाहे विदेश के नागरिक हों, ये सबको मिलने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है। चलेंगे आगे, तो सबसे पहले बात करेंगे हम, पहला हमारा अधिकार है राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, जो आर्टिकल 14 से लगाकर कहाँ तक चलता है, 28 तक, 14 से लगाकर 18 तक चलता है। तो पहला आर्टिकल 14 जो है ये क्या कहता है, राइट टू इक्वलिटी। आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर द लॉ, कि विधि के समक्ष सब समान होंगे, चाहे कोई विधायक हो, चाहे कोई बहुत बिजनेस में बड़ा मैन हो, चाहे कोई गरीब आदमी हो, कोई भी हो, लॉ के सामने सब क्या होंगे, समान होंगे, ठीक है ना। लेकिन इसमें कुछ छूट दी गई, जैसे आर्टिकल 361 प्रेसिडेंट और गवर्नर के बारे में बात करता है कि अगर अपने पद पर बने हुए हैं तो इसको इससे छूट दी जाएगी। आर्टिकल 105 कहता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो भी हमारे पास सांसद होंगे उनको भी इससे थोड़ा सा अलग रखा जाएगा, छूट दी जाएगी। और आर्टिकल 194 कहता है स्टेट लेजिस्लेचर, जो हमारे विधायक होंगे, जो विधानसभा विधान परिषद के सदस्य होंगे, उनको भी छूट दी जाएगी। तो यानी कि देखो समान हुआ कि नहीं हुआ, तो भेदभाव हो गया, वोलेशन तो हो रहा है। तो इसमें क्या कहा गया है, 361 में प्रेसिडेंट गवर्नर की बात की है, फिर 105 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात की है, और आर्टिकल 194 में क्या की गई है, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। बाकी आर्टिकल 14 ये कहता है कि विधि के समक्ष सब क्या है, समान है, कानून सबके लिए समान है।
ठीक है ना, एटलीस्ट संविधान तो यही बात कहता है। चलेंगे आगे, बात करेंगे आर्टिकल 15 की। आर्टिकल 15 ये कहता है कि भाई जो आपके नागरिक हैं उनके जन्म स्थान के, उनके बर्थ प्लेस के, उनकी कास्ट के, उनके रिलीजन के, है ना, उनके बर्थ प्लेस के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। लिखा हुआ है द प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, रेस, सेक्स एंड बर्थ प्लेस। किसी व्यक्ति के धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग एवं जनसंख्या के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, उस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि नागालैंड से आया है तो हम ये हमारे यहाँ नहीं रह सकता, तो ये जन्म स्थान हो गया। ये हिंदू मुस्लिम तो आपको पता ही है, कास्ट आपको पता ही है ना, ये मेल है फीमेल है, सेक्स का आपको पता ही है, ठीक है ना, तो इस पर कोई भेदभाव नहीं होगा, ऐसा आर्टिकल 16 कहता है। अच्छा, इसके कुछ एक्सेप्शन है, जैसे इसका आर्टिकल 15 का तीसरा पार्ट है ना, आर्टिकल 15 का थर्ड पार्ट ये कहता है जो हमारे पास गरीब जैसे बच्चे हो गए, गरीब हो गए, महिलाएं हो गई, तो उनके उत्थान के लिए, उनके एम्पावरमेंट के लिए हम ये काम कर सकते हैं, ठीक है। चलो खैर, अब बात करेंगे आर्टिकल 16 की। ये थोड़ा डीप हो जाएगा, हमारे एग्जाम में उतना नहीं आता है। जो हम लोअर पीसीएस वाला और जो आरओ वाला बैच लेके आएंगे उसमें आपको और डीप से अच्छे से करा देंगे, ठीक है ना। फिलहाल हम एसएससी और जो हमारे स्टेट के एग्जाम्स जितने भी हैं उनको हम फोकस कर रहे हैं। आर्टिकल 16 ये कहता है इक्वलिटी इन अपॉर्चुनिटीज इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, कि लोक नियोजन में अवसर की समानता। जो भी हमारे पास जितना भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट निकलेगा, जितना सरकारी नौकरी निकलेगी, उसमें सबको समान अवसर की समानता मिलेगी, ठीक है ना। लेकिन इसका 16 का 4 पार्ट एक इसका एक्सेप्शन है, क्या लिखा है, द प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन फॉर सोसाइटी ऑफ एजुकेशनली एक्सपोर्टेड कैटेगरीज जैसे SC ST है, तो इनके उत्थान के लिए आप इसमें अलग से इनको रिजर्वेशन भी दे सकते हैं। चलेंगे आगे, आर्टिकल 17 बेहद इंपॉर्टेंट है, द एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत। ये अस्पृश्यता का अंत है, ठीक है ना, अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत की जो बीमारी थी भारत के अंदर उसको दूर किया जाएगा। आर्टिकल 17 से इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, उपाधियों का अंत, कि अपने नाम से पहले कोई राजा नहीं लगा सकता, अपने नाम से पहले कोई IAS नहीं लगा सकता, अपने नाम से पहले कोई दीवान नहीं लगा सकता, सब बंद। लेकिन दो चीज़ें इसमें अंदर आती हैं कि टाइटल्स लगाई जाएंगे अगर कोई अपनी मेहनत से पढ़ाई करता है, स्टडी करता है ना, एजुकेशनल EDUCATIONAL, यानी शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में जिसको उपाधि मिली है, या फिर डिफेंस के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में अगर कोई उपाधि मिली तो प्रयोग कर सकता है। आप जैसे देखेंगे डॉक्टर मयंक तोमर, इंजीनियर मयंक तोमर, एडवोकेट मयंक तोमर, ठीक है ना, ये तीनों मैंने आपको अपनी बता दी, ठीक है ना, तो आप उससे पहले लगा सकते हो। डिफेंस में कोई लेफ्टिनेंट है, कोई कर्नल है, कोई जनरल है तो लगा सकते हो। तो इन दो चीज़ में अपने टाइटल्स लगाए जा सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कोई भी टाइटल नहीं लगाए जा सकते। तो ये बात थी, पहला हमारा जो अधिकार था राइट टू इक्वलिटी, तो ये 14 से 18 तक। आर्टिकल 14 ये कहता है भाई विधि के समक्ष समान है, लो के सामने सब कुछ इक्वल है। आर्टिकल 15 ये कहता है कि कोई भी बर्थ प्लेस, रेस, कास्ट, सेक्स के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 16 ये कहता है कि जितने भी हमारे पास अपॉर्चुनिटीज होंगी सबको समान नौकरियों में अवसर मिलेगा। आर्टिकल 17 ये कहता है कि अस्पृश्यता का क्या होगा, अंत होगा। और आर्टिकल 18 ये कहता है कि भाई जो टाइटल्स लगाते थे इसका एवोल्यूशन हो जाएगा, इसका अंत हो जाएगा, लेकिन एजुकेशन में और किसमें, डिफेंस में इसका प्रयोग किया जा सकता है। बेटा जिन लोगों ने एक बार लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, मैं भूल जाऊँगा, मुझे ऐसा लगता है कि मैं लाइव क्लास पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, बहुत खो जाता हूँ क्लास पढ़ाने में। एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, आपका परिवार जो है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। चलिए, तो अब हमारे पास दूसरा मौलिक अधिकार आता है, वो आता है राइट टू फ्रीडम, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार। और स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो आपका आर्टिकल 19 से लगाकर 22 तक आता है। आर्टिकल 19 कहता है फॉलोइंग फ्रीडम्स आर गिवन एज पर द आर्टिकल्स, इस अनुच्छेद के द्वारा आपको निम्नलिखित क्या दी जाती हैं, स्वतंत्रता दी जाती हैं। चलो देखते हैं। आर्टिकल 19 का ए पार्ट कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कि कोई भी व्यक्ति बोलने की और किसी भी बात को अभिव्यक्त करने की क्या हो सकती है, इसको स्वतंत्रता है, ठीक है ना। फिर क्या कहता है, राइट ऑफ जो प्रेस होती है, जो प्रेस की स्वतंत्रता, आपको अखबार लिखना है, आपको न्यूज़ पढ़नी है तो आप उसके लिए स्वतंत्र हो, ठीक है ना। राइट टू इन्फॉर्मेशन एज पर सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना, आपको इन्फॉर्मेशन जानकारी निकालने के लिए भी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आप जिसको बोलते हो RTI, वो भी आपको यहाँ पर मिलता है। राइट टू नो, आपको जानने का अधिकार है। राइट टू होस्ट द नेशनल फ्लैग, आपको अपने घरों के ऊपर झंडा फहराने का अधिकार भी आर्टिकल 19 देता है। एक नवीन जिंदल केस था, नवीन जिंदल बनाम यूनियन,
तो उसमें बताया गया था कि हम अपने घरों के ऊपर झंडा फहरा सकते हैं। तो नवीन जिंदल की देन थी, उस टाइम कांग्रेस की गवर्नमेंट हुआ करती थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था। ठीक है ना, चलेंगे। हाँ, दूसरी बात यह है कि आप कुछ ऐसा नहीं बोलेंगे जिससे भारत की अखंडता को कुछ नुकसान पहुंचे। ठीक है ना, आपको बोलने में लिमिटेशंस होंगी। चलेंगे। आर्टिकल 9 का बी क्या है, आप बोल सकते हो। आर्टिकल 9 का भी है राइट टू असेंबल पीसफुली ऑफ विदाउट आर्म्स, आप बगैर हथियारों के कहीं पर भी इकट्ठा हो सकते हो शांतिपूर्वक। सी पार्ट क्या कहता है, राइट टू फॉर्मेशन ऑफ एसोसिएशंस यूनियंस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, आप मतलब अपनी पार्टी बना सकते हो, आप अपना कुछ समिति बना सकते हो, उसका आप गठन कर सकते हो। आर्टिकल 19 का डी पार्ट कहता है राइट टू मूव फ्रीली थॉटफुल द ट्रीटी ऑफ इंडिया, आप भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं पर भी आ सकते हो, जा सकते हो, विचरण कर सकते हो। ई क्या कहता है, राइट टू रिसाइड द सेटलमेंट थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, आप भारत के किसी भी क्षेत्र में जाकर सेट हो सकते हो, रह सकते हो, आप निवास कर सकते हो। और एफ पार्ट क्या कहता है, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार, जिसको हटा दिया गया था, रिमूव्ड बाय 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978, जिसको 42वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। उसको 300A में जब आएगा तब मैं आपको बताऊंगा, उसमें ऐड कर दिया गया था। जी में राइट टू एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, कि आप कोई भी अपना जीवन चलाने के लिए व्यापार, कारोबार, आजीविका करने का अधिकार आपको यहाँ पर मिलता है। तो कुल जो आर्टिकल 19 है वो आपको 6 तरीके की स्वतंत्रता देता है। आपको बोलने की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, आपको कहीं पर भी कोई संगठन बनाने की स्वतंत्रता देता है, आप बगैर हथियार के शांतिपूर्वक इकट्ठा हो सकते हो, आप कहीं पर जाकर नौकरी कर सकते हो, आप कहीं पर जाकर रह सकते हो, और आप अपना व्यापार, अपना जीवन चलाने के लिए, अपना व्यापार, अपनी आजीविका चलाने के लिए कहीं पर भी भारत में रह सकते हो। तो 6 तरह की स्वतंत्रता आपको देता है आर्टिकल 19। यहाँ पे आपको जी दिखाई दे रहा होगा, लेकिन संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है, तो कितनी बच गई, 6। ये क्वेश्चन पूछा गया है। कुल 6 स्वतंत्रता है। आर्टिकल 22 क्या कहता है, द प्रोटेक्शन इन द रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ठीक है ना, तो जैसे आपको कोई पकड़ के ले जाता है, ठीक है ना, आपको जानने का अधिकार है, आपको अपने वकील करने का अधिकार है, तो किसके अंदर आता है, आर्टिकल 20 के अंदर आता है, कि भाई मुझे क्यों पकड़ा, आपको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा, तो वो ये आपका आता है जो आर्टिकल 20 दिया है। 21 द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, हर किसी को जीने का अधिकार है, सांस लेने का अधिकार। कौन कौन से आते हैं इसमें, मैं आपको फटाफट पढ़ के बताता हूँ। राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार, राइट टू हेल्थ, स्वास्थ्य का अधिकार, राइट टू फूड, भोजन पाने का अधिकार, राइट टू लिवहुड, पता है आपको, जो आप प्रेम विवाह करते हो, लव मैरिज, तो वो भी आप आर्टिकल 21 के द्वारा कर सकते हो। 21 में आता है अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करना। ठीक है ना, राइट टू प्राइवेसी, आपके फ़ोन को कोई नहीं छीन सकता, आपकी जो प्राइवेसी है वो इसके अंदर आती है। राइट टू फ्री लिगार्ड और राइट टू शेल्टर, यानी कि आवास, आपको रहने के लिए जो घर दिया जाएगा वो भी इसके अंदर आता है। ठीक है ना, और 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा इसमें एक 21A जोड़ा गया है, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। इंपॉर्टेंट है, ये 2010 में लागू किया जाता है। मोहिनी जैन केस था और ये 21A में जोड़ दिया गया, राइट टू एजुकेशन। एग्जाम में काफ़ी पूछा जा रहा है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। इसमें क्या था कि 6 से लगाकर 14 साल तक के बच्चों को फ्री शिक्षा दी जाएगी, लिखा हुआ है। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू द चिल्ड्रन फ्रॉम 6 ईयर टू 14 ईयर्स, ये मोहिनी जैन केस था। चलेंगे आर्टिकल 22 द प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, गिरफ्तारी एवं विरोध के संरक्षण में स्वतंत्रता। ठीक है ना, जब आपकी गिरफ्तारी की जाती है, जो उसका आपको बोलने की जो स्वतंत्रता है, तो उसमें आपको आर्टिकल 22 में दिया जाता है द प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। चलेंगे आगे। तीसरा आता है हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसमें 2 आता है, आप किसी को बंधुआ मजदूर नहीं बना सकते, आप 14 साल से बच्चे पे कोई काम नहीं करवा सकते। ठीक है, देखेंगे पहला। तो आर्टिकल 23 क्या कहता है, द प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन्स, मानव तस्करी एवं बलात् श्रम पर प्रतिबंध। मानव तस्करी हुआ करती थी पहले, आपको पता है, तो मानव तस्करी के लिए एक रूल बनाया गया, हमारे आर्टिकल नंबर 23 में डाला गया। और आप मानव को क्या कर सकते हैं, आप उसको प्रतिबंध भी, मतलब मानव को आप बंधुआ मजदूर भी नहीं बना सकते हैं। ठीक है ना। आर्टिकल 24 बहुत इंपॉर्टेंट है, द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, बच्चों के काम करने पर प्रतिबंध लगा। जैसे आप देखते होंगे कि 14 साल से कम बच्चों पे काम नहीं करवाया जाएगा, ये आपका आर्टिकल नंबर 24 बताता है। चलेंगे आगे। नेक्स्ट, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो आपका आर्टिकल 25 से लगाकर 28 तक आता है। 25 नंबर ये कहता है, राइट टू फॉलो एनी रिलीजन एंड इट्स कस्टम एंड टू प्रमोट दैट, कि आप किसी भी धर्म को अपना सकते हो,
आप हिंदू बनो, मुस्लिम बनो, सिख, बौद्ध, जैन, जो कुछ बनो। क्वेश्चन एक यहाँ से पूछा जाता है प्यारे बच्चे कि बताइए सिख अपने पास जो कृपाण रखते हैं वो उनको कौन आज़ादी देता है ऐसे घूमने की? तो आर्टिकल नंबर 25 देता है, ठीक है ना, क्योंकि उनके धर्म के लिए वो मान्य है। आर्टिकल 26 फ्रीडम ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ रिलीजन वर्क, आप धार्मिक कार्य के लिए कुछ भी प्रबंध कर सकते हो, आप जगराता माता का सब कुछ कर सकते हो। चलेंगे आगे। 27 नंबर फ्रीडम ऑफ एक्सटेंशन टू पे टैक्स ऑन रिलीजन इनकम्स, कि आप कोई भी अगर पैसा देते हो तो टैक्स फ्री होगा, धार्मिक कार्य के लिए आप पैसा दोगे तो टैक्स फ्री होगा। और आर्टिकल 28 क्या कहता है? एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन इंडिया विल बी प्रोवाइड ए रिलीजन एजुकेशन, कि भारत में जो भी इंस्टीट्यूट चाहे तो वो अपनी धार्मिक शिक्षा, नहीं लिखा हुआ है एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन इंडिया विल नॉट प्रोवाइड ए रिलीजन एजुकेशन, कि भारत में जो भी इंस्टीट्यूट होगा, जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होंगे वो धार्मिक शिक्षा को प्रोवाइड नहीं करेंगे। हाँ, कोई चाहे तो अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए खोल सकते हैं, लेकिन भारत का इंस्टीट्यूट कोई धार्मिक शिक्षा प्रोवाइड नहीं करवाएगा। भारत सरकार कोई भी ऐसा काम नहीं करेगी, ठीक है ना। आप देखोगे RSS के स्कूल हैं, है ना, तो प्राइवेट है। आप देखेंगे जो कॉन्वेंट स्कूल होते हैं, आप देखेंगे जो मदरसे हैं, तो वे हो सकते हैं, लेकिन भारत सरकार ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूट ओपन नहीं करेगी जहाँ पर आपका धार्मिक काम हो। नेक्स्ट देखेंगे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, संस्कृति एवं शैक्षणिक अधिकार, ये आर्टिकल 29-30 में। 29 क्या कहता है? कंजर्वेशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द माइनॉरिटीज़, की जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग होंगे उनके हम हितों का संरक्षण करेंगे। और आर्टिकल नंबर जो 30 है वो क्या कहता है? राइट ऑफ द माइनॉरिटीज़ टू एस्टेबल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड देयर मैनेजमेंट, की जो अल्पसंख्यक लोग हैं वे अपनी शिक्षा को, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को ओपन कर सकते हैं। चलेंगे आर्टिकल 32 की तरफ। लिखा हुआ है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और इसी आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की आत्मा किसको कहा है? आर्टिकल 32 को कहा है। अगर हम पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें, जवाहरलाल नेहरू ने जो प्रीएम्बल था, जो हमने पढ़ा था, प्रस्तावना, इसको भारत की आत्मा, भारत के संविधान की आत्मा कहा था, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिएगा। और अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ आता है तो आप आंसर लगाएंगे प्रीएम्बल को, कि भारत के संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? प्रीएम्बल को, ठीक है ना। लेकिन आर्टिकल 32 को कहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तो इसमें रिटें आती हैं, 5 तरह की रिटें आती है। कौन कौन सी है चलो देखते हैं फटाफट एक बार। पहले आती है हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसमें जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट होता है वो आदेश देता है, भाई इसको हमारे सामने सशरीर प्रस्तुत करो। इसके बाद आती है मैंडामस, इसको हम परमादेश यानी कि वी कमांड, ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के द्वारा दी जाती है। फिर आती है क्यू वारंटो, अधिकार परीक्षा, तो इसमें पूछा जाएगा बताइए आप किस अधिकार से इस पद पर हैं। फिर आता है आपका प्रोहिबिशन, प्रतिषेध, अगर कोई एक लोअर कोर्ट है ना, एक लोअर कोर्ट कोई केस अपने यहाँ पर रजिस्टर कर लेता है, ठीक है ना, और उसको प्रोसीड कर देता है जबकि वो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उससे पूछ सकता है भाई आपने एक केस कैसे लिया अपने लोअर कोर्ट से। और एक आता है आपका सिटेरियो, उत्प्रेषण। तो सिटेरियो में क्या होता है, अगर किसी लोअर कोर्ट ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाते हुए किसी भी केस में क्या कर दिया है, किसी भी केस में अपना डिसीजन सुना दिया है, फैसला दे दिया है, तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उससे पूछेगा आपने किस बिहाफ पर दिया है, तो उसके लिए जारी की जाएगी सिटेरियो। अगर केस आपका प्रोसीडिंग में है तो प्रोहिबिशन, और अगर केस का डिसीजन आ गया है तो क्या होगा, सिटेरियो। तो इस तरह की 5 रिटें दी जाती हैं, तो इसका मतलब ये होता है, ठीक है ना। चलेंगे आगे, और अगर हम देखेंगे तो ये हमारा पार्ट नंबर 3 जो है वो पूरा हो गया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो भाग नंबर 4 में हम पढ़ेंगे राज्य के नीति निदेशक तत्व। तो जिन बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया एक बार वो लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और अच्छे से पढ़ते रहिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, बिल्कुल धीरे धीरे हम लेकर चल रहे हैं। और तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।